जीएसटी काउंसिल की 52nd मीटिंग 7 अक्टूबर 23 को कंक्लूड की गई और काफी सारी रिकमेंडेशंस यहां पर जो है गवर्नमेंट को दी गई है। जीएसटी काउंसिल बेसिकली अपनी रिकमेंडेशन जो है वो गवर्नमेंट को देती है और गवर्नमेंट उन रिकमेंडेशंस को कंसीडर करते हुए टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस के जरिए उनको जो है नोटिफाई करती है, इंप्लीमेंट करती है। काफी सारे डिसीजन जो है, काफी सारे रिकमेंडेशंस इस मीटिंग में लिए गए। एक ब्रीफ डिस्कशन हम यहाँ पर उस मीटिंग का करने वाले हैं। अगर मैं इस मीटिंग की बात करूं तो सभी चेंजेस को 3 पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले गुड्स और सर्विसेज जीएसटी रेट्स में कुछ बदलाव किए गए हैं, कुछ चेंजेस किए गए हैं। सेकेंडली, ट्रेड फैसिलिटेशन मींस कंप्लायंस को इजी करने के रिगार्डिंग कुछ स्टेप्स लिए गए हैं। एंड थर्ड वन इज लॉ के रिगार्डिंग जो है, प्रोसीजर के रिगार्डिंग कुछ अमेंडमेंट्स की बात की गई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीएसटी रेट्स में क्या बदलाव किए गए। तो इसमें भी सबसे पहले बताया गया जीएसटी रेट्स ऑफ गुड्स। गुड्स के रिगार्डिंग कुछ चेंजेस किए गए। सबसे पहले जो मिलेट फ्लोर है, दैट इज जो मोटा अनाज जिसे आप कहते हैं, अब यहां पर एक बदलाव किया गया है कि अगर कोई भी फ्लोर जिसमें 70% मिलेट्स है, मींस मोटा अनाज है, तो ऐसे में अगर वो प्री पैक्ड है, लेबल्ड है, तो उस पर 5% की जीएसटी की बात होगी। लेकिन अगर वो प्री पैक्ड लेबल्ड नहीं है, ओपन है, खुला हुआ है, तो ऐसे में उस पर कोई जीएसटी की बात नहीं होगी। उसके अलावा एक क्लैरिफिकेशन यहां पर दी गई है कि जो जरी थ्रेड है, यार्न है, बेसिकली जिस पर जनरली यार्न पर थ्रेड पर 12% का जीएसटी है, लेकिन जो यार्न जो है 5605 फोल्ड के अंदर फोल्ड करता है, हेडिंग के अंदर, और जो बेसिकली इमिटेशन जरी थ्रेड और यार्न है, उस पर 5% का जीएसटी जो है वो अट्रैक्ट होगा और किसी भी तरह के रिफंड की बात नहीं होगी ड्यू टू इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इसके अलावा जो फोरगोइंग वेसल है, जिस पर 5% का आईजीएसटी होता है, लेकिन अगर यह टेम्परेली जो है यहां से मूव किया जा रहा है, तो ऐसे में इस पर कोई जीएसटी नहीं होगा। जनरली टूरिज्म प्रमोट करने के लिए जो पीक सीजन होता है टूरिज्म का, वहां पर क्या होता है, कुछ वेसल्स जो है आउटसाइड इंडिया जाते हैं और एक सर्टेन पीरियड के बाद वो इंडिया के अंदर वापस आ जाते हैं। तो ऐसे में उस पर जो है टेम्परेली मूवमेंट के रिगार्डिंग कोई भी आईजीएसटी की बात नहीं होगी। उसके अलावा कुछ गुड्स के रिगार्डिंग और चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा नेचुरल अल्कोहल, जिसे बेसिकली ईएनए कहा जाता है इंडस्ट्री के अंदर, उसको एग्जम्प्ट किया गया है जीएसटी से। इस पर कोई जीएसटी की बात नहीं होगी। और इसके रिगार्डिंग एक टैरिफ कोड जो है, एचएसएन कोड जो है, 8 डिजिट लेवल कस्टम टैरिफ एक्ट के अंदर जो है इंक्लूड किया जाएगा। इसके अलावा जो मोलेसिस होता है, मोलेसिस पर 28% जो जीएसटी है उसको रिड्यूस कर 5% किया जाएगा, जिसकी वजह से जो फार्मर है, जो किसान है, जिनकी जो प्रोसीड से रियलाइजेशन है जो उनको नहीं दी जा रही थी, तो शुगर मिल्स जो है उनकी रियलाइजेशन को टाइमली पे कर पाएंगी। सर्विसेज के रिगार्डिंग चेंजेस की बात की गई, जो नोटिफिकेशन नंबर 12/17 है, जिसमें बात की गई है अगर आप प्योर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं टू गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज, तो ऐसे में वो एग्जम्प्ट रहती है। तो उसमें कहा गया है कि उन एग्जम्पशंस को अभी जो है रिटेन किया जाएगा, रखा जाएगा, उसके अंदर अभी कोई बदलाव नहीं किया जा रहा। इसके अलावा जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया है कि कुछ सर्विसेज जैसे कि वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड स्लम इंप्रूवमेंट अपग्रेडेड सप्लाई टू गवर्नमेंट अथॉरिटीज विल आल्सो बी एग्जम्प्टेड। इन पर भी जीएसटी की बात नहीं होगी अगर ये सर्विसेज गवर्नमेंट अथॉरिटीज को दी जा रही है। अदर सर्विसेज के अंदर जो चेंज किया गया है, बेसिकली जॉब वर्क के अंदर कहा गया कि अगर जो बार्ले को अगर आप माल्ट में अगर जो है उसको प्रोसेस करते हैं, तो ऐसे पर उस पर जो जॉब वर्क जो होता है उस पर 5% का जीएसटी जो है अट्रैक्ट होगा, ना कि 18% का। इसके अलावा विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2022, जनरली क्या होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के जरिए दी जा रही थी, तो ऐसे में वो लाइबिलिटी जो है ई कॉमर्स ऑपरेटर्स पर जो है डाली गई थी अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। लेकिन अब यहाँ पर काफी सारे ईसीओज का कहना है कि ये इसके अंदर कुछ स्मॉल ऑपरेटर्स भी होते हैं जहां पर उनके पास 1 या 2 ही बस होती है और ऐसे में उनके लिए कंप्लायंस करना मुश्किल है। तो एक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर जीएसटी काउंसिल के सामने रखी गई है और इसमें कहा गया है कि कुछ सर्टेन कंडीशंस के साथ जो है उन ऑपरेटर्स को जो है एक्सक्लूड किया जाए। तो यहां पर कहा गया है रिकमेंडेशन के अंदर कि जो भी ऑपरेटर्स एज ए कंपनी अगर काम करते हैं
GST Council has recommended that bus operators organized as companies may be excluded from the preview of section 9 subsection 5। तो ऐसे में सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 से उनको बाहर किया जाएगा और वो क्या करेंगे, वो आउटपुट सप्लाई पर जीएसटी चार्ज करेंगे और जो उनका इनपुट सर्विसेज होगा, जो भी वो उन्होंने बस खरीदी है, ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग जो भी सर्विसेज अवेल की है, उस पर जो इनपुट होगा वो उनको क्लेम करने के लिए दिया जाएगा। तो ये एक अच्छी रिकमेंडेशन है बस ऑपरेटर्स के लिए। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स अक्रॉस द कंट्री इन मिनरल माइनिंग एरियाज एज गवर्नमेंट अथॉरिटीज एंड दस एलिजिबल फॉर द सेम एग्जेम्पशंस एज अवेलेबल टू अदर गवर्नमेंट अथॉरिटीज। तो बेसिकली एक ट्रस्ट है, सेटअप की गई है बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट। तो इसको भी क्या माना जाएगा, गवर्नमेंट अथॉरिटी माना जाएगा। और जो एग्जेम्पशंस गवर्नमेंट अथॉरिटीज को मिलती है जीएसटी के अंदर, वो एग्जेम्पशंस इन्हें भी प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स बाय इंडियन रेलवेज। तो अब इंडियन रेलवे जो भी सप्लाई करेगी उस पर फॉरवर्ड चार्ज के तहत वो टैक्स चार्ज करेगी और जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको अवेल करेगी। इसके बाद ट्रेड फैसिलिटेशन की मैंने बात की थी कि कंप्लायंस को इजी करने के रिगार्डिंग कुछ स्टेप्स लिए गए हैं। तो उसमें सबसे पहला स्टेप है कि जो डिस्प्यूट्स है टैक्स पेयर्स और जीएसटी डिपार्टमेंट्स के बीच में, जिसके अंदर आप अपील नहीं कर पाए किसी वजह से, तो ऐसे में अब आपको जो है 31 जनवरी 24 तक का समय दिया गया है कि आप क्या कर सकते हैं, अब आप उस मैटर के रिगार्डिंग अपील फाइल कर सकते हैं। हालांकि आपको 20% ऑफ द डिस्प्यूटेड अमाउंट जो है डिपॉजिट करनी होगी और इस 20% का भी जो है 2.5 सॉरी जो आपका 20% है, सॉरी 12.5% जो है आपको टैक्स डिपॉजिट करना होगा और उस 12.5% का भी आप 20% जो है कैश लेजर के जरिए पे करेंगे। एग्जांपल के लिए डिस्प्यूट के अंदर जो अमाउंट है वो 1 करोड़ रुपए है, तो ऐसे में कहा गया कि 12,50,000 रुपए आपको जो है डिपॉजिट करनी होगी और उस 12,50,000 का जो भी 20% अमाउंट होगी दैट इज 2,50,000, 2,50,000 रुपए आपको कैश लेजर के जरिए पे करने होंगे। बाकी 10 लाख रुपीज आप जो है क्रेडिट लेजर के जरिए पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, जो भी लोग अपील फाइल नहीं कर पाए थे किसी भी वजह से, अब वो जो है 31 जनवरी 2024 तक अपील फाइल कर सकते हैं और डिस्प्यूटेड अमाउंट का 12.5% उनको डिपॉजिट करना होगा और 12.5% का भी 20% दैट इज ओवरऑल अमाउंट का जो है 2.5% आपको जो है कैश लेजर के जरिए डिपॉजिट करना होगा। इसके अलावा पर्सनल गारंटी के रिगार्डिंग जो है क्लैरिफिकेशन दी जाएगी। अभी तक पर्सनल गारंटी जो है उस पर कोई भी जीएसटी की बात नहीं होगी, उसकी जो टैक्सेबल वैल्यू है उसको 0 कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अब रूल्स के अंदर एक बदलाव किया जाएगा और कहा गया है कि जितनी भी गारंटी अमाउंट जो है प्रोवाइड की जाएगी उसका 1% जो है वो सप्लाई वैल्यू माना जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली एक रूल जो है इंसर्ट किया जाएगा, रूल 28 सब रूल 2 to provide for taxable value of corporate guarantee provided between related parties as 1% of the amount of such guarantee offered or the actual consideration whichever is higher। It means कंपनी के लिए अगर कोई भी कंपनी का डायरेक्टर जो है गारंटी प्रोवाइड करता है, तो ऐसे में कंपनी अगर उस डायरेक्टर को कुछ भी अमाउंट पे करती है तो ऐसे में जितनी भी गारंटी प्रोवाइड की गई है उसका 1% और एक्चुअल अमाउंट पेड बाय द कंपनी विच एवर इज हायर, इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगी उसको जो है वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा और उस पर जीएसटी चार्ज किया जाएगा और जो रेसिपिएंट है वो उस जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर पाएगा। इसके अलावा यहां पर कहा गया है कि जो प्रोविजनल अटैचमेंट होती है, जहां पर प्रॉपर्टीज को प्रोविजनली अटैच किया जाता है, अगर विद इन 1 ईयर कोई भी जो है कोई भी वर्किंग नहीं की जाती है, कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है और 1 ईयर का जो टाइम पीरियड है वो एक्सपायर हो जाता है, तो ऐसे में जो प्रॉपर्टी प्रोविजनली अटैच की जाती है उसको क्या कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा। द काउंसिल हैज रिकमेंडेड एन अमेंडमेंट in sub rule 2 of rule 159 of CGST and form DRC 22 to provide that the order for provisional attachment in DRC 22 shall not be valid after the expiry of 1 year from the date of the said order। This will facilitate release of provisionally attached property। तो यहाँ पर एक जो है कंप्लायंस को इजी किया जा रहा है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी अटैच हो जाती है और 1 साल तक कोई कार्रवाई नहीं होती है और ऐसे में आपको जो है 1 साल की पीरियड एक्सपायर होने के बाद अब क्या होगा, आपकी वह प्रॉपर्टी रिलीज कर दी जाएगी। इसके अलावा प्लेस ऑफ सप्लाई के कुछ प्रोविजंस के रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन इशू की जाएगी। जनरली क्या होता है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स थ्रू मेल, थ्रू कोरियर, सप्लाई ऑफ एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, सप्लाई ऑफ को लोकेशन सर्विसेज, इनके अंदर जो है काफी सारे लोगों को दिक्कत आती है प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोविजंस के रिगार्डिंग, तो उसके रिगार्डिंग जो है क्लैरिफिकेशन इशू की जाएगी। इसके अलावा क्लैरिफिकेशन इशू की जाएगी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के रिगार्डिंग। तो एक बेसिकली स्पेशल INR
वोस्ट्रो अकाउंट है जो कि आरबीआई द्वारा परमिटेड है, तो ऐसे में अगर उस अमाउंट में आप जो है एक्सपोर्ट प्रोसीड्स को रिसीव करते हैं तो ऐसे में माना जाएगा कि आपने जो है एक्सपोर्ट की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दिया है। द काउंसिल हैज रिकमेंडेड टू इश्यू ए सर्कुलर टू क्लैरिफाई द एडमिसिबिलिटी ऑफ एक्सपोर्ट रेमिटेंस received in special INR Vostro account as permitted by RBI for the purpose of consideration of supply of services to qualify as export of services। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के रिगार्डिंग आपको जो है 6 मंथ्स के अंदर वो रियलाइजेशन जो है आपको जो है फॉरेन करेंसी के अंदर रिसीव करनी होती है। तो ऐसे में कहा गया कि अगर आप उसको स्पेशल INR वोस्ट्रो अकाउंट्स के जरिए भी रिसीव कर लेते हैं तो यह भी अपने आप में सेटिस्फेक्शन मानी जाएगी और इसको जो है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के अंदर कवर किया जाएगा। इसके अलावा एक्सपोर्ट्स के अंदर एक और बदलाव किया गया था कि गवर्नमेंट जो है अब जो है पेमेंट ऑफ आईजीएसटी एंड रिफंड लेटर ऑन को जो है प्रमोट नहीं करना चाहती, उसको जो है धीरे धीरे क्रैप करना चाहती है, बंद करना चाहती है। तो ऐसे में एक यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दी गई कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जो एसईजेड डेवलपर है, अगर वो किसी दूसरी एसईजेड यूनिट को सप्लाई करते हैं तो ऐसे में वहां पर आईजीएसटी की पेमेंट होती है, तो ऐसे में उस आईजीएसटी का रिफंड अलाउ किया जाए। तो यहाँ पर कहा गया अलाउइंग सप्लाईज टू एसईजेड यूनिट डेवलपर्स फॉर ऑथोराइज्ड ऑपरेशंस, यह जो है स्पेशली ऑथोराइज्ड ऑपरेशंस के लिए ही अलाउ किया जाएगा फॉर आईजीएसटी रिफंड रूट बाय अमेंडमेंट इन नोटिफिकेशन नंबर 1/23 of IGST। The council has recommended to amend notification as to allow the suppliers to a special economic zone developer or a special economic zone unit for authorized operations। तो कोई भी सप्लायर अगर एसईजेड डेवलपर एसईजेड यूनिट्स को अगर ऑथोराइज्ड ऑपरेशंस के लिए सप्लाई करेगा और उस पर अगर वो आईजीएसटी पे करता है तो ऐसे में उसको रिफंड अलाउ किया जाएगा। इसमें कुछ जो है सप्लाईज प्रोहिबिटेड है गुड्स की, जैसे कि पान मसाला, टोबैको, गुटखा एटसेट्रा, उसमें जो है यह कंडीशंस अप्लाई नहीं होगी, उस केस में रिफंड अलाउ नहीं किया जाएगा। इसके अलावा लॉ एंड प्रोसीजर्स के अंदर कुछ जो है अमेंडमेंट्स की जाएंगी। तो यहाँ पर बेसिकली जो जीएसटी एपलेट ट्रिब्यूनल है उसका जो प्रेसिडेंट और जो मेंबर्स है उसकी अपॉइंटमेंट्स की बात की गई है। तो उसमें कौन अपॉइंट्स किया जाएगा, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, उनकी क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, क्या मिनिमम एज होनी चाहिए, इसके रिगार्डिंग सर्टेन जो है रूल्स एंड जो प्रोसीजर्स है वो प्रिस्क्राइब किए जाएंगे। इसके अलावा आईएसडी के रिगार्डिंग जो है कुछ अमेंडमेंट्स लाई जाएगी। अभी तक जो है आईएसडी के रिगार्डिंग जो है बेसिकली अगर मान लीजिए कोई सप्लाई डायरेक्टली जो है हेड ऑफिस ने रिसीव की है और वो सप्लाई जो है लेटर ऑन हेड ऑफिस के द्वारा ब्रांच ऑफिस को या फिर एक से ज्यादा ब्रांच ऑफिस को जो है डाइवर्ट की जाती है, तो ऐसे में यहाँ पर काउंसिल हैज रिकमेंडेड टू अमेंड सेक्शन 2 clause 61 and section 20 of CGST Act as well amendment in rule 39 in respect of this same। तो ये थी बेसिकली मेजर रिकमेंडेशन जो जीएसटी काउंसिल द्वारा की गई है और इन मेजर रिकमेंडेशंस को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन के जरिए जो है इंप्लीमेंट किया जाएगा। आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। और अगर आप सीखना चाहते हैं इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, तो ऐसे में आप हमारी ऐप जो है डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर में। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है जहां पर आपको बहुत अच्छे कोर्सेज मिल जाते हैं। आपको टीडीएस सीखना है, टीडीएस की रिटर्न्स फाइल करनी है, टीडीएस की पेमेंट्स कैसे करनी है, वो सभी जो है आपको हमारे टीडीएस कोर्स के अंदर मिल जाती हैं। इसके अलावा ईएसआईसी रिटर्न्स, ईपीएफ रिटर्न्स, पेमेंट्स कैसे करनी है, एम्प्लॉइज को ऐड कैसे करना है, वो सभी डिटेल्स हमारे कोर्सेज के अंदर प्रोवाइड की गई है। इसके अलावा आप जीएसटी सीखना चाहते हैं, कंपनीज कंप्लायंसेस सीखना चाहते हैं, तो वो सभी डिटेल्स जो है हमारे कोर्सेज के अंदर आपको विद प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स एंड अलोंग विद टेलीफोनिक कंसल्टेंसी, अगर आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और ढेर सारी ऐसी ही यूजफुल वीडियोस के लिए।